हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मोस्ट अवेटेड एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, साथ ही साथ शेयर ज़रूर करें। न्यू सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट एपिसोड 11। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं, जब सियोन और हीजो की शादी होती है और वो घर में आके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। हीजो को सियोन का मैसेज आता है कि वो बेडरूम उसका है और सियोन अलग बेडरूम में सोएगा और दोनों एक दूसरे के रूम में नहीं आएंगे। हीजो फिर नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट बनाती है तो सियोन उसको मना कर देता है कि वो उसके लिए ब्रेकफास्ट ना बनाए और साथ ही साथ रात को उसका इंतज़ार भी ना करे। यहाँ सियोन सोच रहा होता है कि काश मैं तुम्हें उस टाइम बता देता कि मुझे तुम्हारे साथ घर पे रह के सुकून मिलता था, कि मैं खुश हूँ कि तुम मेरी बीवी हो और अब मैं सुकून की नींद ले सकता हूँ। वो वापस घर में आके हीजो से पूछता है कि क्या वो खुश है शादी से, और अगर नहीं है तो क्या वो एक दूसरे को पहले जाने, जिसमें हीजो इशारे में हाँ कर देती है। सियोन सोचता है कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद दुश्मनी और नफरत ना रखता और इस ज़िंदगी को तुम्हारे साथ खुशी से जीता तो आज मैं ये दिन ना देखता। और हमें दिखाते हैं कि ये सब सियोन इमेजिन कर रहा होता है। फिर प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं कि सियोन मेमोरेबल सर्विस में होता है और हीजो को किडनैपर ले जाता है और ये एपिसोड 10 की एंडिंग होती है। सियोन को कार में दिखाते हैं कि वो किसी लोकेशन में आता है जो लेक के पास होती है। उसको फिर किसी का कॉल आता है और वो वहाँ पहुँचता है जहाँ पुलिस वाला कहता है कि कार बहुत तेज थी और रेलिंग से नीचे जाके गिर गई है और पुलिस को हीजो की हील्स मिलती हैं। वहाँ पर हीजो की फैमिली आती है और वो पुलिस से पूछताछ करती है। हीजो के पापा गुस्से से सियोन के पापा का कॉलर पकड़ लेते हैं कि उन्होंने उसको जाने कैसे दिया और उस किडनैपर को मेरे पास लाओ, जिसमें सियोन के पापा गुस्सा करते हैं कि मैंने उसको नहीं छोड़ा। होंगी ना गुस्सा करती है कि लड़ाई मत करो, वैसे भी तुम दोनों ने अपने बच्चों पे कभी ख्याल नहीं रखा। हीजो की माँ टूट जाती है और रोते रोते हीजो को ढूंढ रही होती है। सियोन समझ जाता है कि उसकी माँ यहाँ नहीं आई है और वो पुलिस से सीसीटीवी चेक करवाने की बात करता है कि जब सब भाग रहे थे आग से तो उसकी माँ कहाँ थी। सियोन फिर अपने घर आता है रात को और अपनी माँ के कार का डैश कैम चेक करता है, जिसमें उसे कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलती। वो पुलिस को बताता है और कहता है कि उनके लोकेशन और फ़ोन डेटा ट्रेस करवाओ और जल्द ही सर्च वारंट लाना। सियोन की माँ उसके सामने आ जाती है और उसको पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिसमें सियोन पूछता है कि तुम रो क्यों नहीं रही हो, तुम्हारा बेटा इतने साल बाद वापस आया है और तुम क्राइम सीन में भी नहीं आई। सियोन की माँ उसको पूछती है कि मैं क्यों रोऊं, तुम्हारे पापा पैक जंग हो ने मुझे कहा था कि मेरा बेटा डूब के मर गया है। मैंने पूरी लेक को ढूंढा था पर मुझे वो नहीं मिला। मैं तब बहुत दुखी थी कि पता नहीं मेरा बेटा जिंदा है या मर गया है, और जब भी मुझे बताया जाता था कि किसी बच्चे की बॉडी मिली है, मैं नंगे पैर वहाँ जाके भागती थी। मैंने वो सब पहले ही कर लिया है 20 साल पहले, तो अब तुम्हारी बारी है मेरा दर्द झेलने की। फिर न्यूज़ में यूरी को दिखाते हैं कि वो बोल रही होती है कि होंग हीजो अभी तक नहीं मिली है और सर्च अभी भी चल रही है। वो बाकी न्यूज़ नहीं बोल पाती और अपने मन से दर्शकों को कहती है कि प्लीज़ स्पोक पर्सन की हेल्प करो। बाद में सांगवोन और यूरी एक साथ कहीं जा रहे होते हैं और सांगवोन कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, पर इस बार मैंने हीजो के लिए बहुत दुआ की है। वो यूरी से पूछता है कि तुम मुझसे कब पूछोगी कि मुझे पता था कि हीजो पैक सियोन की बीवी है या नहीं है, और मैंने तुम्हें बताया क्यों नहीं। यूरी कहती है कि ये सब मुझे हीजो को बताना चाहिए था और तुम सब लोगों ने मुझे बहुत बेवकूफ़ बनाया है। सांगवोन यूरी को बताता है कि हीजो बोल सकती है, वो गूंगी नहीं है और उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, जिसमें यूरी कहती है कि ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें जल्द ही जल्द हीजो को ढूंढना होगा क्योंकि मुझे अब उसकी आवाज़ सुननी है। दोनों वॉलंटियर टीम के यहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे मिस्टर कांग यूरी को बताता है कि सियोन अभी यहीं पर था पर अभी वो कहीं जल्दबाजी में चला गया क्योंकि उसका फ़ोन कॉल आया था। सीन शिफ्ट होकर हमें एविडेंस दिखाते हैं जिसको पुलिस वाला सियोन को दिखाता है कि ये सब मिला है, और पुलिस वाला कहता है कि मुश्किल है कि वो दोनों बच पाए होंगे और बॉडी भी नहीं मिली है, जिसमें सियोन कहता है कि जब तक बॉडी नहीं मिल जाती है तुम बस ढूंढो, और सर्च वारंट का क्या हुआ। तो पुलिस वाला बताता है कि मुझे ऊपर से कॉल आया था और मुश्किल है कि सर्च वारंट मिलेगा क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं
कि उसकी माँ इन्वॉल्व होगी। पर ऊपर से ये भी बात है कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की वाइफ है वो, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसमें सियोन कहता है कि वो प्राइम सस्पेक्ट है, तो फिर तुम वारंट लेकर आओ। यहाँ हमें कैंडिडेट पैक को दिखाते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं कि 24 साल पहले मेरा बेटा मेरे पापा के साथ लेक में फिशिंग के लिए गया था और तब से वापस नहीं आया। हमें उसकी बॉडी भी नहीं मिली थी, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो मर चुका है। फिर एक दिन हमें वहाँ एक बच्चा मिला जिसकी वही उम्र थी और उसके कोई माँ बाप नहीं थे, ना उसका कोई नाम था। तो हमने उसे सियोन बना के उसके पालन पोषण किया और हमने उसको अपना नसीब माना। फिर पुलिस वाले वहाँ आते हैं और यहाँ कॉन्फ्रेंस में ह्यूंगजिन कैंडिडेट से पूछता है कि उसके पेरेंट्स को आपने क्यों नहीं ढूंढा और वो स्पोक पर्सन से अपना बदला क्यों ले रहा है। जिसमें कैंडिडेट कहते हैं कि ये सब अफवाह है कि मेरे बेटे ने ये सब किया है और ये सच नहीं है, मेरा बेटा उस हादसे के बाद से ठीक नहीं होगा। तभी ह्यूंगजिन कहता है कि ब्लैकमेल और मर्डर की धमकी देना सच्ची नहीं है और हमारे पास रिकॉर्डिंग है और साइनल चाइल्ड केयर सेंटर के बारे में भी उसका लिंक है कि वहाँ से बच्चों को उसने मारा था। तभी हमें वो मिस्टर पार्क की रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो कहता है कि उसने किडनैपर को 1 साल पहले प्रेसिडेंशियल ऑफिस के बाहर देखा था। जिसमें कैंडिडेट पैक पूछता है कि ये सब क्या सुना रहे हो, तो ह्यूंगजिन कहता है कि ये सस्पेक्ट के साथी का बयान है। और आगे सुनते हैं कि वो क्या कहता है। मिस्टर पार्क बोलता है कि मैंने पहली बार किसी को देखा था जो ऐसा था पैक सियोन की तरफ। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि वो ऑफिस के बाहर चिल्ला रहा होता है और कहता है कि पैक सियोन को मार देगा। मिस्टर पार्क सिक्योरिटी से पूछता है कि ये कौन है, तो सिक्योरिटी वाला बताता है कि ये स्पोक पर्सन से मिलना चाहता है पर बिना परमिशन के यहाँ आया है। मिस्टर पार्क कहता है कि मैंने उसको जब देखा तो मुझे लगा कि शायद ये भी एक विक्टिम है और मैं इसकी नफरत को कैसे यूज़ कर पाऊँगा, और मैंने उसका कुछ दिन पीछा किया देखने के लिए कि उसका क्या मकसद है। और फिर मैंने उसको एक दिन वहीं जा के देखा जहाँ पे बहुत सारे बच्चे गायब हुए थे, उस विला के पास। और मुझे लग गया कि ये भी एक विक्टिम है और इसने भी अपना कोई खोया है। फिर मिस्टर पार्क उसके कनेक्शन में आया और उसको पता लगा कि वो फिशिंग स्पॉट में ही पला बड़ा है और पैक जंग हो वहाँ उन बच्चों की बॉडीज लाता था जिनको वो मार देता था और फिशिंग स्पॉट के ओनर को दे देता था। और एक दिन जब उन्होंने अपने ग्रैंडसन का चेहरा देखा था तब उसको डुबोने का प्लान बना दिया था और तब से वो ऐसी कंडीशन में है और उसको पैक फैमिली से बदला लेना है क्योंकि उनकी वजह से उसका ये हाल हुआ है। पर ये सब झूठ था। तभी कैंडिडेट पैक के सिक्योरिटी गार्ड ह्यूंगजिन को बाहर ले जाते हैं और वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और पुलिस वाले उनको ले जाते हैं और कैंडिडेट पैक चिल्लाता रह जाता है। सीन शिफ्ट होके हीजो की माँ को दिखाते हैं कि वो उसके रूम में उदास होती है और बोल रही होती है हीजो के बारे में सोच के कि मैं तुम्हें अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी कि तुम लग्जरी से जियो। और ये बातें उनकी होंगिना बाहर से सुन लेती है। हीजो की माँ कहती है कि मैंने ये सोचा था कि ये सब तुम्हारे लिए सही होगा, पर मैं कितना भी कुछ कर लूँ मैं अब तुम्हारी हंसी कभी नहीं देख पाऊँगी और मैंने लास्ट टाइम कब देखी थी मुझे याद तक नहीं है। होंगिना अपने पापा के पास गुस्से में जाती है और पूछती है कि वो ऐसे क्यों बैठे हुए हैं और क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। तभी वहाँ हीजो की माँ आ जाती है फ़ोन लेके और चेयरमैन होंग को न्यूज़ आर्टिकल दिखाती है कि सियोन की माँ अरेस्ट हो गई है। सीन शिफ्ट होके दिखाते हैं कि डिटेक्टिव फिर सियोन की माँ के साथ होता है। वो डिटेक्टिव से कहती है कि बॉडी मिली नहीं और तुमने मुझे मर्डर सस्पेक्ट भी बना दिया और मैं तुम्हारी नौकरी भी खा सकती हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हें ये नहीं पता है। डिटेक्टिव कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें मर्डर चार्ज के केस में अरेस्ट किया है हीजो के, पर नहीं। और वो उसको एक वीडियो फुटेज दिखाता है जिसको देख के वो शॉक्ड हो जाती है और ये सब इंटरोगेशन रूम के बाहर से सियोन देख रहा होता है। यहाँ रिकॉर्डिंग में दिखाते हैं कि वो किसी को मार रही होती है। सियोन की माँ कहती है कि तुम्हें यह कहाँ से मिला। तभी वहाँ रूम में सियोन आ जाता है और डिटेक्टिव रूम से बाहर चला जाता है। सियोन उसको एक अंगूठी दिखाता है और कहता है कि दादाजी की थी और उन्होंने मुझे मरने से पहले गिफ्ट करी थी, पर मैंने उनके मरने के कुछ दिन पहले ही उन्हें वापस दे दी थी और पहना दी थी।
यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि चेयरमैन पैक हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं बेहोशी में और सियोन उनको रिंग पहना देता है और ये वीडियो तभी रिकॉर्ड हुई थी। सियोन कहता है कि मुझे पहले से ही सब कुछ पता था और यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में चेयरमैन पैक से क्यूंजिन मिलने आती है और वो क्यूंजिन को कहते हैं कि उसने बहुत कुछ सहा है उनकी बहू बन के। वो कहती है कि अब तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, जिसमें चेयरमैन पैक कहते हैं कि तुम माफ़ी चाहती हो कि मैंने तुम्हारे बेटे को मारा था। तो वो बोलती है कि एक और चीज़ है, तुमने मेरे बेटे की जगह अपने बेटे को रखा। चेयरमैन पैक कहते हैं कि तुम्हें सब पता है, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे पहले नहीं पता था, पर जब मेरा बेटा मरा तुम एक अनाथ को मेरी बाहों में ले आए और मैं उसको अपने बेटे की तरह पालूं, तुमने ये कहा। और वक्त के साथ साथ वो बच्चा तुम्हारी तरह निकलने लगा। मैंने देखा कि तुम उसको कितने प्यार से देखते थे और तुम्हें उस पर कितना गुरूर था और जो खुशी एक बच्चे को बड़े करने की मुझे मिलनी चाहिए थी वो तुमने एंजॉय करी। चेयरमैन कहता है कि मैंने तुम्हें बस उस बेइज्जती से बचाया है जो तुम अपने बच्चे की वजह से सहन करती। वो चेयरमैन पैक से कहती है कि तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगे तो ये मैं खुद ही कर लेती हूँ और वो उसको सॉरी कह के तकिए से उसका दम घोट के उसको मार देती है। सियोन यहाँ बताता है कि लोग मरने से पहले सच कहते हैं और तभी मैंने आज तक ये सीक्रेट अपने पास रखा, जिसमें सियोन की माँ कहती है कि तुमने ये इससे रखा कि तुम मुझसे अपने बाप का मौत का बदला ले सको। सियोन कहता है कि मैंने ये दुनिया को दिखाने के लिए रखा था कि तुम्हारी फैमिली कितनी घटिया है, पर अब मैं ये बर्बाद करने के लिए नहीं पर किसी को बचाने के लिए करूँगा। वो उसको माँ कह के बोलता है कि मॉम प्लीज़ मुझे बता दो कि होंगी कहाँ है, क्योंकि तुम उसको अच्छे से जानती हो कि वो कैसा है। यहाँ पुलिस अपना काम कर रही होती है और सियोन की माँ कहती है कि मान लिया कि मैंने उसको किडनैप करवाया, पर तुम्हें उसकी बॉडी नहीं चाहिए कि वो जिंदा है या मर गई। तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसको जिंदा क्यों रखूँगी, और अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम उसको जिंदा रखते। यहाँ हमें दिखाते हैं फ्लैशबैक में कि जब एक्सीडेंट हुआ था तब वहाँ मिस्टर मिन आता है और कार से किडनैपर को निकाल देता है और अपनी कार में रख देता है और सियोन की माँ को कॉल करके बताता है और पूछता है कि हीजो को क्या करना है। सियोन कहता है कि आप उसको मेरे लिए जिंदा रखती क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे वो दर्द देना चाहती हो जिसमें मुझे पता ना चले कि इंसान जिंदा है या मर गया और मैं बस जिंदगी भर उसके लिए तड़पता रहूं। और आप इससे ज़्यादा करोगी कि मैं पैक जंग हूँ का बेटा हूँ तो मुझे और ज़्यादा दर्द मिलना चाहिए। पुलिस को यहाँ सीसीटीवी फुटेज मिलता है कहीं का, जिसमें हमें दिखाते हैं कि सियोन की माँ हीजो के पास होती है और कहती है कि उसने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है तो उसका क्या प्लान है, जिसमें हीजो कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो, कि वो पागलों की तरह मुझे अभी ढूंढ रहा होगा, फिर 1-2 साल और ढूंढेगा, 20 साल बीत जाएंगे और वो इसी दर्द में रहेगा कि मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ। यहाँ सियोन भी अपनी माँ को वही बता रहा होता है और कहता है कि तुम भी ऐसा करोगी। तभी डिटेक्टिव वहाँ आके बोलता है कि हाँ गीजो का पता लग गया है। मिस्टर मिन को दिखाते हैं कि वो न्यूज़ आर्टिकल में देखते हैं कि सियोन की माँ को चेयरमैन पैक जोंग के मर्डर केस में अरेस्ट किया गया है और उसको याद आता है कि सियोन की माँ ने उसको कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो बाकी सब चीज़ का तुम ख्याल रखना। वो उस घर के चैम्बर में जाता है और सियोन की माँ ने कहा था कि मेरे बेटे को बचा देना, और वो हीजो के रूम में जाता है तो यहाँ दिखाते हैं कि पुलिस और सियोन ड्राइव कर रहे होते हैं वहाँ के लिए। मिस्टर मिन हीजो को उठा देता है और कहता है कि यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। हीजो कहीं भाग के जा रही होती है और अपने मन में कहती है कि मैं तुम्हारे लिए मर जाती, पर मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे मौत से डर नहीं है, पर तुम्हें ऐसे बिना देखे मैं मर जाऊंगी। मिस्टर मिन के लिए किडनैपर चल रहा होता है कि वो दरवाज़ा खोल दे और उसको जाने दे, पर मिस्टर मिन ड्रिल मशीन से दरवाजे के बाहर एक और ताला लगा देता है। तभी वहाँ कैंडिडेट बैक आते हैं और बोलते हैं कि दरवाज़ा खोलो, मुझे पता लग गया था कि तुम कुछ कर रहे हो, क्योंकि मैंने देख लिया था कि उसने इशारे में
तुम्हें कुछ इशारा किया था, मैं तब से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। हीजो को गन फायर की आवाज़ आती है और वो गिर के बेहोश हो जाती है। यहाँ दिखाते हैं कि चेयरमैन पैक के ऊपर किडनैपर भारी पड़ जाता है और मिस्टर जेन घायल होता है और किडनैपर को दिखाते हैं कि उसने किसी को शूट कर दिया है। हीजो को होश आता है और उसको किडनैपर की सीटी सुनाई देती है कि वो आसपास ही है। हीजो को फिर एक कार आती हुई दिखती है, वो उसके सामने आ जाती है और कार से बाहर सियोन निकलता है और वो सियोन के गले लग जाती है। पुलिस वाले भी वहाँ आ जाते हैं और हीजो उनको बताती है कि किडनैपर के पास गन है और वो आसपास ही है। तो डिटेक्टिव सियोन को हीजो के साथ जाने के लिए बोल देता है और पूरा सर्च करवाता है एरिया को। किडनैपर भाग के सियोन की कार के आगे आ जाता है और सियोन को बाहर निकलने के लिए कहता है। हीजो बाहर निकलने के लिए उसको मना करती है, पर सियोन फिर भी उस कार से बाहर आ जाता है। सियोन किडनैपर के सामने आता है और उसको कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले लो। किडनैपर कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए, तो सियोन कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसमें किडनैपर कहता है कि मुझे तुम्हें बस ऐसे तड़पते हुए देखना है और तुम पैक जंग हो के बेटे हो जिसने जिंदगी भर बहुत पाप किया। डिटेक्टिव को किडनैपर सियोन के सामने दिख जाता है और यहाँ किडनैपर सियोन के कान में कुछ कहता है और मुझे लगता है कि उसने यूजीन के एक्सीडेंट के बारे में बताया कि पैक जंग हो की वजह से यूजीन, होंगिना और होंग हीजो ने पूरी जिंदगी सफ़र की है। सियोन शॉक्ड होके दुखी होके हीजो को देखता है और यहाँ किडनैपर हंसने लग जाता है और सियोन रोने लग जाता है। पुलिस वाले वहाँ सब आ जाते हैं और किडनैपर को घेर देते हैं, जिसमें किडनैपर कहता है कि मुझे तुम्हारा यही चेहरा देखना था और सियोन के सामने बंदूक तान देता है और शूट की आवाज़ आ जाती है। यहाँ हमें स्टार्टिंग का सीन दिखाते हैं जिसमें सियोन हीजो से पूछता है कि क्या वो इस शादी से खुश है और हमें एक दूसरे को धीरे धीरे जानना चाहिए, और हीजो सियोन के सामने बोलती है कि वो उसको पसंद करती है, जिसमें सियोन शॉक्ड हो जाता है और हीजो उसके पास जाके कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत टाइम से पसंद किया, जब से हम छोटे थे, जब से तुमने मुझे अपनी गोद में उठाया था जब मेरी चोट लगी थी। हीजो कहती है कि काश मैं तुम्हें ये सब बता देती और ये सीक्रेट ना होता। दोनों एक साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और डेकोरेशन कर रहे होते हैं ऑर्डिनरी कपल की तरह। और यहाँ प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं कि हीजो उदास होती है और घर पे बस वो अकेली होती है और क्रिसमस ट्री होता है। वो सियोन को कॉल करती है और उसका नंबर नहीं रखता, तो वो सोचती है कि किडनैपर ने उसको क्या कहा था जिससे वो इतना उदास होकर उसको देख रहा था। तभी हीजो को इंटरनेशनल कॉल आता है और वो उसको जवाब नहीं मिलता, जिसमें वो बोलती है कि क्या ये तुम हो, और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।